माफ़ करना दोस्तों, फिर से थोड़ा लेट हो गया और इस बार एपिसोड भी काफ़ी ज़्यादा बड़ा हो गया है, इसके लिए सच में सॉरी। और जिन लोगों को टेलीग्राम चैनल का लिंक नहीं मिला, मैं उनसे भी माफ़ी चाहता हूँ, लेकिन मैंने टेलीग्राम यूज़र आईडी का नाम डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, वहाँ से सर्च कर लेना। तो चलिए आज का टारगेट रखते हैं 100 लाइक्स और 45 हाइप कमेंट्स का। ओके दोस्तों, अब बिना देर किए शुरू करते हैं एपिसोड। आप सुन रहे हैं महायोद्धा शिवा। यह इस कहानी का अगला अध्याय है। जैसा कि आपने पिछली बार सुना था, शिवा और उसके साथी बंगलामुड़ा गांव की सीमा में प्रवेश कर चुके थे। अब आगे गांव में घूमते हुए शिवा और उसके साथियों को हर चीज असामान्य रूप से सामान्य लग रही थी। पगडंडियों पर चलते लोग, घरों के बाहर बैठे बुजुर्ग, हंसते खेलते बच्चे, आंगन में काम करती महिलाएं, सब कुछ वैसा ही जैसा किसी शांत पहाड़ी गांव में होना चाहिए। कहीं कोई सन्नाटा नहीं, कहीं डर का माहौल नहीं, न ही कोई ऐसा संकेत जो हाल ही में हुई किसी भयानक घटना की ओर इशारा करे। यही बात शिवा को सबसे ज्यादा परेशान कर रही थी। अनुभव उसे सिखा चुका था कि जब कोई जगह जरूरत से ज्यादा शांत दिखे तो वहां कुछ न कुछ जरूर छिपा होता है। भैरवी धीरे से कहती है, अगर यहां सच में कुछ गलत हो रहा है तो लोग इतने सामान्य कैसे रह सकते हैं? वीर चारों ओर नजर दौड़ाते हुए जवाब देता है, या तो यहां कुछ है ही नहीं या फिर गांव वालों ने डर के साथ जीना सीख लिया है। शिवा चुप रहता है। उसकी आंखें हर चेहरे को पढ़ने की कोशिश कर रही थीं, हर छोटी प्रतिक्रिया को पकड़ रही थीं। तभी उसकी नजर एक छोटी सी चाय की दुकान पर पड़ती है। मिट्टी के कुल्हड़, लकड़ी की बेंचें और चूल्हे से उठती चाय की खुशबू पूरे माहौल में एक अजीब सा अपनापन घोल रही थी। वीर तुरंत बोल पड़ता है, चलो चाय पीते हैं। भैरवी हल्की हैरानी से उसकी ओर देखती है। अभी तो नाश्ता किया है, वीर मुस्कुराकर कहता है। नाश्ते के लिए नहीं, जानकारी के लिए। गांव की बातें अक्सर चाय की दुकानों पर ही खुलती हैं। शिवा उसकी बात समझ जाता है, सिर हिलाकर कहता है, ठीक है चलते हैं। सब लोग दुकान पर जाकर बैठ जाते हैं। बेंच पर बैठते ही हल्की सी चरमराहट होती है। आसपास बैठे कुछ गांव वाले चुपचाप उन्हें देखने लगते हैं, लेकिन कोई पास नहीं आता। उनकी निगाहों में जिज्ञासा थी, डर नहीं, और यही बात अजीब लग रही थी। कुछ ही पलों में करीब 30 साल की एक महिला बाहर आती है। साधारण कपड़े, माथे पर हल्का पसीना और चेहरे पर रोजमर्रा की थकान। वह शिवा की ओर देखकर पूछती है, क्या लेंगे सर? शिवा शांत स्वर में कहता है, 7 कप चाय और 2 प्लेट समोसे। महिला सिर हिलाकर अंदर चली जाती है। थोड़ी देर बाद वह चाय और समोसे लेकर लौटती है। सब लोग आराम से खाने पीने लगते हैं। चाय गर्म है, समोसे कुरकुरे। माहौल इतना सामान्य है कि पल भर के लिए लगता है जैसे ये सब किसी साधारण सफर का हिस्सा हो। लेकिन शिवा का मन अब भी सतर्क है। वह चाय का एक घूंट लेता है, फिर बिना किसी भूमिका के सीधे उस महिला की ओर देखता है और पूछता है, क्या आपने कभी इस गांव में यक्षिणी के बारे में सुना है? उस एक शब्द के साथ ही सब कुछ बदल जाता है। महिला के चेहरे का रंग उड़ जाता है। उसके हाथ हल्के से कांपने लगते हैं और कुल्हड़ लगभग गिर ही जाता है। उसकी आंखें फैल जाती हैं, सांस तेज हो जाती है। वह आसपास देखती है, जैसे कोई सुन न ले, जैसे किसी ने उसे सबसे बड़ा अपराध करते हुए पकड़ लिया हो। यह दृश्य देखते ही शिवा और उसके सभी साथी चौकन्ने हो जाते हैं। शिवाय तुरंत आगे झुककर पूछता है, क्या हुआ आंटी, आप ठीक तो हैं? महिला कांपती हुई आवाज में बोलती है, आप ये सब क्यों पूछ रहे हैं? उसकी आवाज में सिर्फ डर नहीं था, बल्कि सालों से दबाया हुआ खौफ था। तभी भैरवी तुरंत आगे बढ़ती है, जैसे हालात उसके हाथ से फिसलने ही वाले हों। उसके चेहरे पर एक शांत मुस्कान है, लेकिन आंखें चौकन्नी हैं। नहीं, वह नम लेकिन भरोसेमंद आवाज में कहती है, हमने बस कहीं ये नाम सुना था, इसीलिए पूछ लिया। आप घबराइए मत। औरत की उखड़ी हुई सांसें कुछ पल के लिए थमती हैं, लेकिन उसके चेहरे से डर पूरी तरह गायब नहीं होता। वह शिवा को ध्यान से देखती है, जैसे तय करना चाहती हो कि सामने खड़ा आदमी दोस्त है या खतरा। आपका नाम क्या है? वह धीमी आवाज में पूछती है। शिवा बिना किसी दिखावे के बिल्कुल साधारण लहजे में जवाब देता है, मेरा नाम शिवा शास्त्री है। ये मेरी पत्नी भैरवी चोला है और ये मेरा बेटा शिवा है। नाम सुनते ही दुकान के अंदर से हलचल होती है।
चाय के भगोने की खनक के बीच एक छोटी सी लड़की बाहर आती है। उम्र कोई 8 या 9 साल, आंखों में बचपन की चमक और चेहरे पर बेझिझक जिज्ञासा। वह सीधे शिवा के सामने आकर रुकती है और बिना डरे पूछ बैठती है, क्या आपका नाम सच में शिवा शास्त्री है? शिवा पल भर को ठिठकता है, फिर हल्की मुस्कान के साथ सिर हाँ में हिला देता है। लड़की तुरंत अपनी जेब से पुराना मोबाइल निकालती है। स्क्रीन पर दरारें हैं, नेटवर्क बार बार अटक रहा है, लेकिन उसकी उंगलियां तेजी से चलती हैं। कुछ सेकंड बाद अचानक उसका चेहरा बदल जाता है। वह मोबाइल को देखती है, फिर शिवा को, फिर दोबारा मोबाइल को। उसकी आंखें फैल जाती हैं, सांस जैसे रुक सी जाती है। उसके सामने वही आदमी खड़ा था जिसकी तस्वीरें मोबाइल स्क्रीन पर चमक रही थीं। तमिलनाडु की थलाइवा इंडस्ट्रीज का मालिक, मल्टी बिलियनियर और दुनिया का सबसे बड़ा योद्धा, महायोद्धा शिवा। माँ, बच्ची के मुंह से बस इतना ही निकलता है। अब माहौल पूरी तरह बदल चुका होता है। शिवा खुद असहज महसूस करता है। वह तुरंत शिवाय की ओर देखकर कहता है, यह सब इंटरनेट पर किसने डाल दिया? शिवाय बिल्कुल सहजता से कंधे उचकाता है। पापा, ये तो सामान्य बात है। हर महायोद्धा का नाम इंटरनेट पर होता है। पूरी दुनिया आपको जानती है। आपके नाम पर तो जाने कितने वेब पेज हैं। शिवा कुछ पल चुप रहता है। उसके चेहरे पर हल्की मुस्कान आती है, लेकिन आंखों में चिंता भी है। तो इसका मतलब? वह धीरे से कहता है, मुझे पूरी दुनिया जानती है। फिर आधा मजाक आधा सच्चाई के साथ जोड़ता है, मतलब पृथ्वी पर कहीं छुपने का तो सवाल ही खत्म। वह माहौल हल्का करने के लिए बच्ची की ओर झुकता है। आवाज अब बिल्कुल पिता जैसी हो जाती है। वैसे बेटा, तुम्हारा नाम क्या है? बिंदु, लड़की धीरे से कहती है। शिवा प्यार से उसके सिर पर हाथ रखता है। अच्छा बिंदु, तुम्हारे पापा कहाँ हैं? सवाल सुनते ही बिंदु का चेहरा उतर जाता है। उसकी आंखों में आंसू भर आते हैं, आवाज टूट जाती है। उन्हें यक्षिणी ने मार दिया। ये शब्द जैसे पूरे माहौल को जकड़ लेते हैं। हंसी, हल्की बातचीत, सब एक पल में खत्म। भैरवी की आंखें चौड़ी हो जाती हैं। शिवाय पहली बार बिल्कुल चुप हो जाता है। शिवा के चेहरे से मुस्कान गायब हो जाती है। उसकी जगह गहरी गंभीरता आ जाती है। तभी वह औरत घबराकर दौड़ती हुई आती है और बिंदु को झटके से अपने पीछे खींच लेती है। बिंदु, वह कांपती आवाज में कहती है, तुम ये क्या बोल रही हो? पापा तो एक्सीडेंट में मरे थे, याद नहीं? लेकिन शिवा उसकी आंखों से नजर नहीं हटाता। डर साफ दिख रहा था, घबराहट साफ दिख रही थी, और उसके पीछे छुपा हुआ झूठ भी। शिवा शांत लेकिन बेहद ठोस आवाज में कहता है, आप झूठ बोल रही हैं। औरत के होंठ कांपने लगते हैं, आंखें भर आती हैं। वह कुछ कहना चाहती है, लेकिन शब्द बाहर नहीं निकलते। शिवा एक कदम आगे बढ़ता है, आवाज और भी नरम हो जाती है। आप मुझे सच बता सकती हैं। मैं आपको भरोसा देता हूं, आपके साथ कुछ भी बुरा नहीं होगा। औरत की सांसें तेज हो जाती हैं। वह इधर उधर देखने लगती है, जैसे डर रही हो कि कोई सुन न ले। उसी पल पीछे से लकड़ी की छड़ी के जमीन पर टिकने की धीमी सी आवाज आती है। सबका ध्यान एक साथ उस दिशा में चला जाता है। वहां एक बुजुर्ग आदमी खड़ा होता है। बुजुर्ग आदमी की आवाज थरथरा रही थी। ऐसा नहीं था कि वह बूढ़ा था, बल्कि ऐसा लग रहा था जैसे उसकी आत्मा तक डर से कांप रही हो। उसने एक बार फिर चारों ओर देखा, जैसे किसी अदृश्य चीज से भी सावधान हो। फिर वह शिवा की आंखों में देखता है और धीमे स्वर में कहता है, आप यक्षिणी के बारे में न ही जाने तो अच्छा होगा। उसका स्वर इतना भारी था कि सबके दिल में एक अजीब सी सिहरन दौड़ जाती है। आप भले ही महायोद्धा शिवा क्यों न हो, वह आगे जोड़ता है हुए, लेकिन वह कोई साधारण अस्तित्व नहीं है। वह देवी भी है और डायन भी। यह शब्द सुनते ही माहौल बदल जाता है। अब तक जो लोग हल्के फुल्के अंदाज में खड़े थे, वे भी सीधे हो जाते हैं। शिवा की आंखें स्थिर हो जाती हैं। चेहरे पर मुस्कान नहीं, सिर्फ ध्यान और गंभीरता बचती है। मैं कुछ समझा नहीं, शिवा शांत स्वर में कहता है। आप जो जानते हैं साफ साफ बताइए। बुजुर्ग गहरी सांस लेता है, जैसे यह कहानी बोलना उसके लिए भी किसी पुराने जख्म को कुरेदने जैसा हो। दरअसल उसकी आवाज भर्रा जाती है। वह यक्षिणी हर पूनम और हर अमावस्या की रात को जवान मर्दों का शिकार करती है। यह सुनते ही वीर का चेहरा सख्त पड़ जाता है। मीनाक्षी की मुट्ठियां अपने आप भींच जाती हैं।
शिवाय अनजाने में शिवा के थोड़ा और करीब आ जाता है। बुजुर्ग की आवाज और गहरी हो जाती है। वह को पहले उन्हें अपने सौंदर्य, अपने कनी और अपनी माया में बांधती है, उनके साथ संभोग करती है। वह पल भर रुकता है, जैसे यह शब्द कहना भी उसे अंदर से तोड़ रहा हो, और उसी रात उन्हें मार देती है। चारों ओर सन्नाटा छा जाता है, हवा तक भारी लगने लगती है। फिर बुजुर्ग कांपती आवाज में कहता है, वह उनके शरीर से दिल निकालती है और उसे खा जाती है। भैरवी की आंखों में पहली बार गुस्से की ठंडी चमक उभरती है। यह गुस्सा शोर नहीं करता, बस भीतर ही भीतर जलता है। वह यह सब इसलिए करती है, बुजुर्ग लगभग फुसफुसाता है, ताकि वह अपने श्राप से मुक्ति पा सके। शिवा अब पूरी तरह समझ चुका होता है। उसकी आवाज पहले से और ठोस हो जाती है। किस तरह का श्राप? वह पूछता है। बुजुर्ग सिर झुका लेता है। यह किसी को ठीक से नहीं पता बेटा, बस इतना जानते हैं कि वह खुद को जवान बनाए रखने के लिए ऐसा करती है, ताकि वह अपने डायन रूप से मुक्त हो सके। अब शिवा की आंखों में कोई भ्रम नहीं बचता। सारी घटनाएं एक दूसरे से जुड़ने लगती हैं। लाशें, दिल निकाले हुए शरीर, अलग अलग उम्र के बाल, सकारात्मक और नकारात्मक ऊर्जा का मिश्रण। तो इसका मतलब? शिवा धीमे लेकिन स्पष्ट स्वर में कहता है, इन सारी मौतों की जड़ वही श्राप है जो उस यक्षिणी को दिया गया है। वीर हल्की असहज हंसी के साथ कहता है। काफी अजीब किस्म का श्राप है शिवा भाई। सूर्या गंभीरता से सिर हिलाता है। कोई छोटी गलती नहीं रही होगी। ऐसी सजा किसी बड़े अपराध पर ही मिलती है, लेकिन जो भी हो, गांव वालों को इस नरक से निकालना होगा। तभी शिवा के चेहरे पर वही जानी पहचानी मुस्कान लौटती है, जो डर से नहीं, चुनौती से जन्म लेती है। तो तय रहा, वह कहता है। उसकी नजर आसमान की ओर जाती है, जहां धीरे धीरे बादल खिसक रहे थे। इस बार, इस पूर्णिमा की रात, उस यक्षिणी का सामना हम लोगों से होगा। वह सबकी ओर देखता है। तैयार हो जाओ, हमारा अगला सामना यक्षिणी से है। यह सुनते ही सबके भीतर एक साथ सतर्कता जाग उठती है। डर भी है, लेकिन उससे कहीं ज्यादा जिम्मेदारी। भैरवी शांत लेकिन अडिग स्वर में कहती है, हम असुरों से लड़े हैं, अलग अलग ब्रह्मांडों के योद्धाओं से भिड़े हैं। यक्षिणी हमारे लिए नई नहीं होगी। वीर हल्का मजाक करते हुए माहौल को थोड़ा हल्का करता है। जो शिवा भाई नरक क्षेत्र की महारानी खुशी मेहरा के हमले झेल सकता है, उसके लिए यक्षिणी वाकई छोटी चुनौती है। ठीक है, मैं यही दृश्य, यही बात, कोई नई घटना नहीं, कोई आगे की कहानी नहीं जोड़ते हुए इसे और गहराई, भावनाओं और ठहराव के साथ विस्तार से लिख रहा हूं। सूर्या की हल्की हंसी उस भारी माहौल में गूंजती है, लेकिन यह हंसी मजाक की नहीं होती। उसमें अनुभव है, स्मृतियां हैं और उन युद्धों की परछाइयां हैं जिन्हें उसने अपनी आंखों से देखा है। वह शिवा की ओर देखता है और धीमे स्वर में कहता है, शिवा, महारानी खुशी मेहरा का सामना तुम इसीलिए आसानी से कर पाते हो क्योंकि वह कभी अपनी पूरी शक्ति का प्रयोग करती ही नहीं है। उसकी बात सुनते ही सबके चेहरों पर गंभीरता उतर आती है। सूर्या आगे झुककर, जैसे कोई बहुत पुरानी और खतरनाक सच्चाई उजागर कर रहा हो, कहता है, सच बताऊं तो शिवा से लड़ते समय खुशी मेहरा अपनी 10% शक्ति का इस्तेमाल भी मुश्किल से करती होगी। वीर अनायास ही हल्की सी सीटी बजा देता है, लेकिन तुरंत ही चुप हो जाता है। यह कोई मजाक नहीं था, यह उस ताकत का जिक्र था जिसे समझना भी आम योद्धा के बस की बात नहीं। सूर्या की आवाज और गहरी हो जाती है और वह 10 साल पुरानी लड़ाई, खुशी मेहरा और रैन भार्गव की, एक पल के लिए सबकी सांसें थम जाती हैं। उस युद्ध ने पूरे 9 ब्रह्मांडों को हिला दिया था, सूर्या कहता है। लोक, दिशाएं, समय, सब कुछ अस्थिर हो गया था। हालात इतने बिगड़ चुके थे कि खुद महाब्रह्मांड की सर्वोच्च शासिका महाशक्ति को हस्तक्षेप करना पड़ा था। शिवा की आंखें क्षण भर के लिए बंद हो जाती हैं। वह उस लड़ाई को याद करता है। वह जानता था सूर्या एक भी शब्द बढ़ा चढ़ाकर नहीं कह रहा। वह गहरी सांस लेकर कहता है, ये बात मैं भी मानता हूं, खुशी मेहरा की शक्ति का अंदाजा कोई साधारण योद्धा नहीं लगा सकता। फिर उसकी आंखों में वही पुरानी दृढ़ चमक लौट आती है, लेकिन फिर भी वह शांत लेकिन आत्मविश्वासी स्वर में कहता है, यक्षिणी हमारे लिए दूध पीती बच्ची है। उसके शब्दों में अहंकार नहीं था,
ये एक ऐसे महायोद्धा का निष्कर्ष था जिसने अनगिनत युद्ध देखे और जीते थे। लेकिन भैरवी तुरंत आगे आती है। उसकी आवाज में न टकराव है न विरोध, बल्कि एक गहरी समझ। यहां बात ताकत की नहीं हो रही है शिवा। वो एक पल रुकती है, जैसे सही शब्द चुन रही हो। यहां बात उस श्राप की हो रही है जिसने एक देवी को डायन बना दिया। माहौल अचानक और भारी हो जाता है। और ये मत भूलो, भैरवी आगे कहती है, हमारा युद्ध स्तर भी कभी उससे बहुत नीचे था। शक्ति स्थायी नहीं होती, हालात उसे बदल देते हैं। मीनाक्षी अब आगे बढ़ती है। उसकी आंखों में एक सैनिक की दृढ़ता और एक इंसान की करुणा दोनों झलक रहे होते हैं। अगर वह यह सब श्राप के कारण कर रही है, वह कहती है, तो हमें उसकी मुक्ति का मार्ग भी ढूंढना होगा। यदुभार्गवन व्यावहारिक स्वर में बोल पड़ता है, लेकिन पूर्णिमा तो 3 दिन बाद है। हम इतने समय तक यहां नहीं रुक सकते। उसकी बात पूरी भी नहीं होती कि शिवा बिना किसी हिचक के कहता है, रुकना होगा। सब उसकी ओर देखते हैं। शिवा दोहराता है, इन गांव वालों के लिए रुकना होगा। तभी सूर्या गहरी सांस लेते हुए कहता है, पर 3 दिन तक हम रहेंगे कहां? यह सवाल सुनते ही कुछ पल के लिए सब चुप हो जाते हैं। गांव अनजान है, खतरा साफ महसूस हो रहा है और रातें यहां सुरक्षित नहीं लगती। उसी चुप्पी को तोड़ते हुए बिंदु धीमी लेकिन भरोसे से भरी आवाज में कहती है, आप ग्रेवयार्ड कोठी में रुक सकते हैं। यह सुनते ही शिवा की भौहें तन जाती हैं। पर वह तो यक्षिणी का स्थान है, वह गंभीर स्वर में कहता है। बिंदु बिना घबराए सिर हिलाती है। हाँ बिल्कुल, लेकिन यक्षिणी वहां बहुत कम दिखती है। उस कोठी में एक 25 से 26 साल की लड़की रहती है। उसने कहा था कि अगर कोई मुसाफिर आए तो उसे बता देना। वह मछुआरन है, पास ही मछलियां बेचती है। शायद वह कुछ पैसे कमा सके। शिवा कुछ पल सोचता है। उसकी आंखों में खतरे की परख साफ दिखती है, लेकिन साथ ही गांव वालों के लिए जिम्मेदारी भी। ठीक है, वह आखिरकार कहता है, हम चलते हैं। इसके बाद सभी बिंदु की दुकान से बाहर निकल आते हैं। गांव की पगडंडी पर चलते हुए चारों ओर अजीब सी खामोशी है। हवा में नमक और मछलियों की मिली जुली गंध तैर रही है। कुछ दूर जाकर शिवा रुकता है और चारों ओर देखते हुए पूछता है, क्या यही मछली बाजार है? सूर्या नजर दौड़ाते हुए जवाब देता है, हाँ यही है। भैरवी आसपास की भीड़ को देखते हुए कहती है, पर हम उस लड़की को ढूंढेंगे कैसे? शिवाय तुरंत आगे बढ़ता है, मां यहां किसी से पूछ लेते हैं। वह पास खड़े एक मछुआरे के पास जाकर पूछता है, भाई साहब यहां कोई मछुआरन रहती है क्या जो ग्रेवयार्ड कोठी की रखवाली करती है? मछुआरा थोड़ी देर उन्हें ऊपर से नीचे तक देखता है, फिर सिर हिलाकर कहता है, हाँ रहती तो है, लेकिन अभी तक आई नहीं। और हाँ, वे हल्की मुस्कान के साथ जोड़ता है, लड़की सच में बहुत सुंदर है। उसी पल दृश्य बदलता है। अब हम ग्रेवयार्ड कोठी के अंदर हैं। कोठी का माहौल भारी और ठंडा है, जैसे दीवारों ने सैकड़ों रहस्य अपने भीतर कैद कर रखे हों। अंदर एक कमरा है, कमरा नंबर 666। वहां एक सुंदर स्त्री शांत भाव से बैठी होती है। उसका सौंदर्य साधारण नहीं, अप्सराओं से भी अधिक मोहक है। आंखों में अजीब सी चमक और चेहरे पर ऐसा भाव जैसे वह हर आने जाने वाली ऊर्जा को महसूस कर सकती हो। वह मन ही मन सोचती है, मुझे पता लगाना होगा, आखिर इस गांव में ऐसा कौन आया है जिसकी ऊर्जा से मेरा मन तक विचलित हो गया। कुछ ही देर बाद वह मछलियों की टोकरी उठाती है और कोठी से बाहर निकल पड़ती है। रास्ते में उसकी चाल सामान्य है, लेकिन हर कदम में एक रहस्य छुपा हुआ है। थोड़ी देर में वह मछली बाजार पहुंच जाती है। जैसे ही वह वहां आती है, बाजार का माहौल बदल जाता है। आसपास खड़े कई लड़कों की नजरें अनायास ही उसकी ओर खिंच जाती हैं। उसकी सुंदरता सबको बांध लेती है, लेकिन वह किसी की ओर देखती तक नहीं। शांत भाव से अपनी जगह पर बैठ जाती है और मछलियां सजाने लगती हैं। तभी उसकी नजर शिवा और उसके साथियों पर पड़ती है। एक पल के लिए उसकी आंखों में हल्की सी हैरानी झलकती है। उसी समय एक मछुआरा उसकी ओर झुककर कहता है, बेटा यामिनी, ये साहब तुमसे मिलने आए हैं और तुम्हारी ग्रेवयार्ड कोठी में रुकना चाहते हैं। यह सुनते ही यक्षिणी का चेहरा पल भर के लिए बदल जाता है। हैरानी, जिज्ञासा और भीतर छिपा हुआ खतरा, तीनों भाव उसकी आंखों में एक साथ चमक उठते हैं। यामिनी एक पल के लिए आंखें बंद करती है। उसकी पलकों के पीछे कोई साधारण ध्यान नहीं था,
बल्कि वह अपनी उस विद्या का सहारा ले रही थी जिससे वह वर्षों से शिकार चुनती आई थी। वह सामने खड़े शिवा के भीतर झांकने की कोशिश करती है, उसकी नसों में बहती ऊर्जा को टटोलना चाहती है, उसकी आत्मा के कंपन को पकड़ना चाहती है, लेकिन वहां कुछ भी नहीं, न कोई दिव्य तरंग, न कोई भयावह शक्ति, न ही किसी महायोद्धा की पहचान, सिर्फ एक साधारण इंसान जैसी शांत ऊर्जा। यामिनी के चेहरे पर एक क्षण के लिए असमंजस उभर आता है। वह मन ही मन सोचती है, असंभव। वह फिर कोशिश करती है, इस बार ज्यादा गहराई से, ज्यादा ताकत लगाकर, फिर भी वही शून्य। अब उसकी नजर भैरवी पर जाती है। इतनी सुंदर, इतनी तेजस्वी, लेकिन ऊर्जा बिल्कुल सामान्य, जैसे किसी साधारण गृहिणी की। यामिनी की आंखें सिकुड़ जाती हैं। इतनी सुंदर स्त्री और इतनी साधारण आभा। वह शिवाय की ओर देखती है। एक बच्चा, 16 साल का, लेकिन उसमें भी कोई असामान्य ऊर्जा नहीं। यामिनी का माथा ठनकने लगता है। वह एक एक करके सबकी जांच करती है। सूर्या, विजया, वीर, मीनाक्षी, यदु, सब एक जैसे, सामान्य, बेहद सामान्य। यामिनी को यह नहीं पता था कि रेन भार्गव की सिखाई उस विद्या के सामने उसकी सारी शक्तियां व्यर्थ थीं। वह विद्या जो देवताओं की आंखों को भी धोखा दे सकती थी। इसीलिए उसके सामने खड़े ये सभी लोग उसे सिर्फ आम इंसान दिखाई दे रहे थे। भैरवी हल्की मुस्कान के साथ आगे बढ़ती है और सहज स्वर में पूछती है, क्या तुम ही ग्रेवयार्ड कोठी की रखवाली करती हो? यामिनी सिर हिलाती है। हाँ, लेकिन उसका मन कहीं और अटका हुआ था। उसकी आंखें बार बार भैरवी पर लौट आती थी। भैरवी की सुंदरता उसे चुभ रही थी। वे अप्सराओं जैसी थी, फिर भी जमीन से जुड़ी हुई। यामिनी के मन में एक और उलझन पैदा होती है। अगर ये औरत इतनी जवान है तो इसका बेटा इतना बड़ा कैसे? फिर उसकी नजर शिवा पर जाती है। उसकी उम्र भी कुछ ज्यादा नहीं लगती। ये लोग हैं कौन? अचानक शिवा की आवाज उसकी सोच को तोड़ देती है। क्या सोच रही हो? यामिनी हल्का सा चौंकती है। उसकी आंखों में एक पल के लिए सतर्कता झलकती है, फिर वह खुद को संभाल लेती है। कुछ नहीं शहरी बाबू, वह हल्के, लगभग लापरवाह अंदाज में कहती है। लेकिन उस एक पल में शिवा सब समझ लेता है। उसे महसूस हो जाता है कि यह स्त्री जितनी दिख रही है उतनी है नहीं। वह भीतर कुछ छुपा रही है, बहुत कुछ। फिर भी शिवा कुछ नहीं कहता। वह जानता है हर रहस्य अपने समय पर ही खुलता है। यामिनी मुड़ जाती है। आओ, वह कहती है। कोठी उधर है। वे आगे चल देती है, बाकी सब उसके पीछे पीछे। चलते हुए माहौल बदलने लगता है। हवा में अजीब सी ठंडक घुल जाती है। पेड़ों की परछाइयां लंबी होने लगती हैं। रास्ता शांत है, लेकिन यह शांति भारी है, जैसे किसी अनकहे डर से भरी हो। शिवा की चाल धीमी हो जाती है। उसकी आंखें हर दिशा को पढ़ रही होती हैं, हर आवाज, हर हलचल, हर सन्नाटा। भैरवी यह सब देख रही थी। वह धीरे से पूछती है, क्या सोच रहे हो शिवा? शिवा बिना नजर हटाए जवाब देता है, कुछ नहीं, बस यूं ही। लेकिन भैरवी जानती थी, शिवा जब यूं ही कहता है तब कुछ बहुत गहरा चल रहा होता है। कुछ ही पलों बाद वे सभी ग्रेवयार्ड कोठी के सामने खड़े होते। ऊंची दीवारें, भारी दरवाजा और भीतर से आती एक अनजानी ठंडक जो सीधे दिल तक उतर जाती है। तभी यामिनी धीरे धीरे ग्रेवयार्ड कोठी का भारी नक्काशीदार दरवाजा खोलती है। दरवाजे के खुलते ही जैसे अंदर की रोशनी बाहर छलक पड़ती है। शिवा और उसके सभी साथी एक साथ भीतर झांकते हैं और अगले ही पल सबके कदम वहीं रुक जाते हैं। बाहर से रहस्यमयी और कुछ हद तक डरावनी दिखने वाली यह कोठी अंदर से बिल्कुल अलग रूप में सामने आती है। ऊंची छतों से लटकते दीपक, दीवारों पर बनी प्राचीन आकृतियां, फर्श पर चमकता हुआ पत्थर और हवा में फैली हल्की सी खुशबू, सब कुछ इतना सलीके से सजा हुआ था कि यह जगह किसी शापित कोठी से ज्यादा किसी राजमहल जैसी लग रही थी। इस छोटे से गांव में ऐसी भव्यता की किसी ने कल्पना भी नहीं की थी। शिवा की आंखें एक एक कोने को ध्यान से देखने लगती हैं। उसके भीतर का योद्धा शांत है, लेकिन मन पूरी तरह सतर्क। भैरवी भी चारों ओर देखती है। उसके चेहरे पर हैरानी है, पर आंखों में सावधानी। वीर और गैंडा स्वामी एक दूसरे की ओर देखकर बिना बोले ही मानो कह रहे हों कि यह जगह दिखने जितनी सीधी नहीं है। सूर्या दीवारों की बनावट और रोशनी की दिशा को देखते हुए अनजाने में ही बुदबुदा उठता है। यह तो यक्ष महल की तरह लग रही है।
उसके शब्द अभी हवा में ही होते हैं कि विजया तुरंत उसकी पीठ पर हल्की सी चपत मारते हुए फुसफुसाती है, अरे दिमाग खराब है क्या? यहां ऐसी बातें मत करो। सूर्या चुप हो जाता है, लेकिन उसकी बात यामिनी के कानों तक पहुंच चुकी होती है। यामिनी का चेहरा एक पल के लिए सख्त हो जाता है। उसकी आंखों में चौकन्नापन उतर आता है। वह रुककर पलटती है और शांत लेकिन पैनी आवाज में पूछती है, आपने यक्ष महल के बारे में कुछ कहा? उस एक सवाल से कमरे का माहौल अचानक बदल जाता है। हल्की सी ठंडक सबकी रीढ़ में उतर जाती है। स्थिति को संभालते हुए विजया तुरंत आगे बढ़ती है और मुस्कुराकर कहती है, अरे नहीं नहीं, ये तो मजाक कर रहे थे। इन्होंने कोई फैंटेसी नोवेल पढ़ ली होगी, उसी का असर है। सूर्या भी तुरंत सिर हिलाकर हामी भर देता है, जैसे कह रहा हो कि बात को यहीं छोड़ दिया जाए। यामिनी कुछ सेकंड तक सबके चेहरों को ध्यान से देखती रहती है, मानो उनकी सच्चाई पढ़ने की कोशिश कर रही हो। फिर बिना कुछ कहे आगे बढ़ जाती है, लेकिन उसके मन में उठा संदेह पूरी तरह शांत नहीं होता। तभी वीर जानबूझकर माहौल हल्का करने के लिए पेट पर हाथ फेरते हुए बोलता है, अरे भाई, मुझे तो बहुत जोर की भूख लग रही है। उसकी बात सुनकर कुछ चेहरे मुस्कुरा देते हैं। भैरवी आगे बढ़कर कहती है, कोई बात नहीं, मैं सबके लिए कुछ बना देती हूं। लेकिन यामिनी तुरंत सिर हिलाते हुए जवाब देती है, इसकी कोई जरूरत नहीं है। मैं आप सबके लिए भुनी हुई मछली लेकर आई हूं। आप लोग हाथ मुंह धो लीजिए, मैं तब तक प्लेट में सजा देती हूं। उसकी आवाज में मेहमान नवाजी है, लेकिन उसके भीतर छुपा तनाव शिवा महसूस कर लेता है। ठीक है, शिवा शांत स्वर में कहता है। तभी गेंडा स्वामी, जो अब तक इधर उधर नजरें घुमा रहा था, सहज सी आवाज में पूछ बैठता है, वैसे इस कोठी का रेंट कितना है? यामिनी कुछ बोलने के लिए मुंह खोलती ही है कि शिवा बिना कोई शब्द कहे अपना बैग खोलता है। वह उसमें से नोटों की गड्डी निकालता है और सीधे यामिनी की ओर बढ़ा देता है। 3 लाख इतनी बड़ी रकम एक साथ देखकर यामिनी के हाथ थोड़े कांप जाते हैं। उसकी आंखें फैल जाती हैं और वह कुछ पल तक बोल ही नहीं पाती। उसके लिए यह रकम सपने जैसी थी। आज तक इस कोठी में रुकने वालों ने जितना भी दिया था, वह इसके आसपास भी नहीं आता था। उसके मन में एक साथ कई भाव उठते हैं, हैरानी, खुशी, संकोच और कहीं ना कहीं डर भी। यामिनी को चुप देखकर शिवा बहुत सामान्य लहजे में कहता है, अगर कम लगे तो मैं और दे सकता हूं। यह सुनते ही यामिनी जल्दी से सिर हिलाती है, नहीं नहीं, इतना काफी है। यामिनी थोड़ी देर चुप रहकर सबको देखती रहती है, मानो हर चेहरे से कोई अनकही बात पढ़ने की कोशिश कर रही हो। फिर वह हल्के स्वर में पूछती है, वैसे आप लोग कहां से आए हैं? उसका लहजा सरल है, लेकिन आंखों में एक अजीब सी पैनी सतर्कता झलक रही होती है। शिवा बिना देर किए जवाब देता है, मैं और मेरा परिवार तमिलनाडु से हैं। उसकी आवाज शांत है, न ज्यादा उत्साह न ज्यादा सतर्कता। ऐसा लगता है जैसे उसने यह जवाब पहले ही अपने मन में तय कर रखा हो। वीर तुरंत बात आगे बढ़ाता है, मैं मुंबई से हूं। उसके चेहरे पर हल्की सी मुस्कान है, मानो माहौल को सामान्य बनाए रखना चाहता हो। सूर्या भी बोलने ही वाला होता है। उसके होंठ खुलते हैं, लेकिन उससे पहले ही विजया हल्के से उसकी ओर देखकर बात काट देती है, हम दिल्ली से हैं। सूर्या एक पल के लिए उसे देखता है, समझ जाता है कि अभी ज्यादा बोलना ठीक नहीं और चुप रह जाता है। ये छोटा सा पल यामिनी की नजरों से छुपता नहीं है, लेकिन वह कुछ कहती नहीं। थोड़ी देर बाद यामिनी जानबूझकर मुस्कुराते हुए कहती है, अलग अलग शहरों से आए लोग, वो भी एक साथ, अजीब संयोग है। आमतौर पर लोग ऐसे ही घूमने नहीं निकलते। लगता है आप लोग किसी जरूरी काम से आए हैं। उसके शब्द हल्के हैं, लेकिन उनके पीछे छिपा संदेह साफ महसूस किया जा सकता है। पल भर के लिए हवा में एक खामोशी तैर जाती है। शिवा तुरंत उस खामोशी को तोड़ते हुए हंसता है, अरे नहीं, ऐसी कोई बात नहीं, हम सब दोस्त हैं। काफी समय बाद मौका मिला तो सोचा घूम ही ले, थोड़ा सुकून मिल जाएगा। उसकी मुस्कान में आत्मविश्वास है, लेकिन भैरवी समझ जाती है कि यह सिर्फ मुस्कान नहीं, एक ढाल भी है। यामिनी कुछ सेकंड तक शिवा की आंखों में देखती रहती है। उसकी नजर गहरी है, जैसे वह शब्दों से ज्यादा उसके भीतर की भावना को पढ़ना चाहती हो। देखती है पर टोकती नहीं। फिर अचानक उसका चेहरा नरम पड़ जाता है और वह बिना कुछ कहे मुड़कर भीतर चली जाती है। कुछ ही पल बाद वह भुनी हुई मछली की प्लेटें लेकर लौटती है। जैसे ही वह प्लेटें सामने रखती है, गरम मसालों
और ताज़ी मछली की खुशबू हवा में फैल जाती है। वह खुशबू इतनी गहरी होती है कि कुछ पलों के लिए सबके मन से हर चिंता गायब हो जाती है। वीर अनायास ही गहरी सांस लेता है। सूर्या की आंखें चमक उठती हैं और मीनाक्षी हल्के से मुस्कुरा देती है। शिवाय सबसे पहले हाथ बढ़ाता है। जैसे ही वह पहला कौर मुंह में रखता है, उसकी आंखें खुद ब खुद बंद हो जाती हैं। वह चबाना भी भूल जाता है, मानो स्वाद को महसूस करने के लिए समय रोक लेना चाहता हो। फिर धीरे से कहता है, पापा, और आगे कुछ बोल ही नहीं पाता। शिवा उसकी तरफ देखता है और समझ जाता है कि उसका बेटा किस अनुभव से गुजर रहा है। शिवा और भैरवी दोनों अच्छा खाना बनाते थे। घर में कभी स्वाद की कमी नहीं रही थी, लेकिन यह स्वाद अलग था। इसमें सिर्फ मसाले नहीं थे, इसमें किसी अनजानी पीड़ा, किसी पुरानी कहानी और किसी छुपे हुए रहस्य की परछाई भी थी। शिवाय को लगता है जैसे उसने ऐसा खाना पहले कभी नहीं खाया, न सिर्फ जुबान से बल्कि दिल से भी। धीरे धीरे सब लोग खाने लगते हैं। बातचीत अपने आप धीमी हो जाती है। चम्मचों की हल्की आवाज, प्लेटों से उठती भाप और बाहर बहती हवा की सरसराहट, सब मिलकर एक अजीब सी शांति रच देते हैं। तभी यामिनी धीरे धीरे खड़ी होती है। वह अपने हाथों को कपड़े से पोंछते हुए सामान्य लहजे में कहती है, अच्छा, अब मैं चलती हूं। मुझे मछलियां बेचनी है। अगर देर हो गई तो बाजार में भीड़ नहीं मिलेगी। उसके शब्द साधारण हैं, लेकिन उसके स्वर में एक अजीब सी जल्दी और बेचैनी छुपी हुई है, जिसे कोई अनजान तो नहीं लेकिन अनदेखा कर सकता है। यह सुनकर शिवा भी उठता है। वह चारों ओर नजर घुमाता है, जैसे गांव की हवा, दीवारें और रास्ते सब कुछ पढ़ लेने की कोशिश कर रहा हो। फिर वह शांत स्वर में कहता है, हम लोग भी चलेंगे, गांव को थोड़ा देखना है। उसके शब्दों में घूमने की बात है, लेकिन उसके भीतर जांच की गंभीरता साफ महसूस होती है। तभी भैरवी शिवा के पास आती है और बहुत हल्की आवाज में कहती है, शिवा, अभी नहीं, मुझे तुमसे कुछ जरूरी बात करनी है। उसकी आंखों में हल्की चिंता, थोड़ी गंभीरता और वही परिचित समझ होती है जो सिर्फ शिवा ही पढ़ सकता है। शिवा एक पल के लिए उसे देखता है, न कोई सवाल, न कोई बहस। वह बस सिर हिलाकर कहता है, ठीक है। फिर थोड़ी देर रुकते हैं। उसका यह छोटा सा जवाब भैरवी के लिए काफी होता है। उसी समय सूर्य आसपास की दीवारों, कोनों और छत की तरफ ध्यान से देख रहा होता है। अचानक वह यामिनी से पूछता है, वैसे यहां कुल कितने कैमरे लगे हैं? उसका सवाल सीधा है, लेकिन उसके पीछे की सतर्कता किसी से छुपी नहीं रहती। यामिनी बिना ज्यादा सोचे जवाब दे देती है, लगभग 10। उसके जवाब पर सूर्य हल्के से सिर हिलाता है, जैसे उसके दिमाग में कोई अदृश्य नक्शा पूरा हो गया हो। वह शांत स्वर में कहता है, ठीक है, पहले सब अपने अपने कमरे तय कर लेते हैं। वह विजया की ओर देखता है। मैं और विजया ऊपर रहेंगे। विजया हल्की मुस्कान के साथ हामी भर देती है। तभी शिवाय तुरंत बोल पड़ता है, मैं गेंडा चाचा और यदु के साथ हॉल में रहूंगा। उसके चेहरे पर उत्साह है, जैसे यह कोई रोमांचक कैंपिंग हो। गेंडा स्वामी हंसते हुए उसके सिर पर हाथ रखता है और यदु बस शांत भाव से खड़ा रहता है, मानो उसे जहां भी रहना हो फर्क नहीं पड़ता। मीनाक्षी थोड़ी सोचकर कहती है, मैं कमरा नंबर 302 में रहूंगी। उसकी आवाज में वही अनुशासन है जो एक सैनिक की पहचान होता है। अब सबकी निगाहें शिवा की ओर जाती हैं। वह बिना किसी हिचक के कहता है, मैं और भैरवी कमरा नंबर 666 में रहेंगे। यह सुनते ही यामिनी के चेहरे का रंग एक पल के लिए बदल जाता है। उसकी आंखें चौड़ी हो जाती हैं और वह तुरंत आगे बढ़कर कहती है, नहीं, आप वहां नहीं रह सकते। उसकी आवाज अचानक तेज हो जाती है। फिर वह खुद को संभालते हुए जोड़ती है, वह मेरा कमरा है। उसकी घबराहट साफ दिखती है। वह इसे छुपाने की कोशिश करती है, लेकिन उसके हाथों की हल्की कंपकंपी और आंखों की बेचैनी सब कुछ बता देती है। शिवा उसकी ओर देखता है और हल्की हंसी के साथ कहता है, वैसे तुम इतना घबरा क्यों रही हो? फिर थोड़ा झुककर मजाकिया अंदाज में जोड़ता है, कहीं तुम्हें मुझसे डर तो नहीं लग रहा? यामिनी के दिल की धड़कन तेज हो जाती है। भीतर कहीं डर है, लेकिन वह उसे चेहरे पर आने नहीं देती। वह खुद को सख्त बनाते हुए कहती है, मैं आपसे क्यों डरूंगी? उसके शब्द मजबूत हैं, पर आंखें कुछ और ही कहानी कहती हैं। यह सब देखकर भैरवी बीच में आती है। वह मुस्कुराते हुए शिवा की ओर देखती है और कहती है, शिवा,
तुम्हें मजाक करने की आदत अभी भी नहीं गई। क्यों बेवजह उसे परेशान कर रहे हो? उसके स्वर में हल्की डांट है, लेकिन उसमें अपनापन भी है। फिर वह यामिनी की ओर मुड़कर शांत भाव से कहती है, चिंता मत करो, हम किसी और कमरे में रह लेंगे। यामिनी के चेहरे पर राहत की एक हल्की सी लहर दौड़ जाती है। वह कुछ नहीं कहती, बस सिर हिला देती है। लेकिन शिवा यह सब देख चुका होता है। यामिनी अचानक जैसे किसी अदृश्य डर से घिर गई हो, एक झटके में पीछे हटती है। उसकी आंखों में घबराहट साफ झलकने लगती है। वह बिना कुछ और बोले कदमों को तेज करती हुई लगभग हड़बड़ाकर वहां से चली जाती है। मानो उसे यह डर सता रहा हो कि अगर वह एक पल और रुकी तो शिवा उससे ऐसे सवाल पूछ लेगा जिनके जवाब वह देना नहीं चाहती या शायद दे ही नहीं सकती। उसके पांवों की आवाज धीरे धीरे कोठी के गलियारों में गूंजती हुई दूर चली जाती है और फिर अचानक सब कुछ शांत हो जाता है। यामिनी के जाते ही कमरे में एक भारी सी खामोशी छा जाती है। यह सिर्फ चुप्पी नहीं होती, बल्कि एक ऐसा सन्नाटा होता है जिसमें अनकहे सवाल, छुपे हुए सच और आने वाले खतरे की आहट शामिल होती है। कुछ पल तक कोई भी कुछ नहीं बोलता। सब एक दूसरे के चेहरे पढ़ने की कोशिश करते हैं। फिर शिवा गहरी सांस लेता है। वह कमरे के बीच खड़ा होकर चारों ओर नजर घुमाता है, जैसे हवा तक को परख रहा हो। उसके चेहरे पर गंभीरता साफ दिखती है। वह धीरे लेकिन स्पष्ट स्वर में कहता है, यह लड़की कुछ ज्यादा ही अजीब है। वह भैरवी की ओर मुड़ता है और आवाज थोड़ी और धीमी कर लेता है, और क्या तुमने एक बात नोटिस की? इसके आसपास चमेली के फूलों की गंध थी। भैरवी हल्का सा सिर हिलाती है, यह जताते हुए कि उसने भी वह खुशबू महसूस की थी। शिवा आगे बोलता है, लेकिन वह कोई आम चमेली नहीं थी। यह खुशबू मैंने पहले भी महसूस की है। यह वही खुशबू है जो यक्ष लोक के बागानों में उगने वाले फूलों से आती है। यह सुनते ही भैरवी का चेहरा गंभीर हो जाता है। उसकी आंखों में सतर्कता के साथ साथ हल्की चिंता भी झलकने लगती है। वह धीमी आवाज में पूछती है, तुम्हारा मतलब यामिनी ही यक्षिणी हो सकती है? शिवा तुरंत कोई अंतिम फैसला नहीं सुनाता। वह सिर हिलाते हुए कहता है, अभी पक्के तौर पर नहीं कह सकता, लेकिन एक बात तय है, जब भी यक्ष लोक या यक्षिणी की बात आती है उसका व्यवहार बदल जाता है। उसकी आंखों में डर साफ दिखाई देता है। सूर्या, जो अब तक शांत खड़ा सब सुन रहा था, आगे बढ़ता है। वह गहरी सांस लेकर कहता है, काश इस वक्त आचार्य काल दृष्टि हमारे साथ होते। उनकी त्रिकाल दृष्टि से हमें एक पल में पता चल जाता कि यह लड़की असल में कौन है और उस यक्षिणी को मिला श्राप क्या है। वह थोड़ा रुककर मायूस स्वर में जोड़ता है, लेकिन तुम्हारे कहने पर हमें आचार्य काल दृष्टि और जया को जहाज पर ही छोड़ना पड़ा। शिवा सूर्या की बात सुनकर शांत लेकिन दृढ़ स्वर में जवाब देता है, मुझे पता है, और मैं यह भी जानता हूं कि उन्हें साथ लाना बेहतर होता। लेकिन तुम जानते हो, काल दृष्टि उस वक्त गहरी साधना में लीन थे। उस अवस्था में उन्हें बीच में लाना सही नहीं था। इसीलिए मैंने जया को भी वहीं छोड़ दिया ताकि वह उनकी देखभाल कर सके। फिर शिवा के चेहरे पर हल्की सी मुस्कान उभरती है, लेकिन उसकी आंखों में आत्मविश्वास झलकता है। और वैसे भी वह कहता है, हर रहस्य सुलझाने के लिए हमेशा किसी गुरु की जरूरत नहीं होती। कुछ काम हमें खुद भी करने होंगे। मीनाक्षी, जो अब तक ध्यान से सब सुन रही थी, आगे आती है। उसकी आवाज में दृढ़ता और फौजी अनुशासन साफ महसूस होता है। आप बिल्कुल सही कह रहे हैं भैया। अगर इस गांव में कोई खतरा है तो उसका पता लगाना हमारा ही कर्तव्य है। आखिर हम योद्धा हैं। वह चारों की ओर देखती है, मानो सबकी राय जानना चाहती हो। तो अब क्या विचार है? शिवा कुछ पल सोच में डूब जाता है। फिर उसकी आंखों में वही जानी पहचानी चमक लौट आती है जो हमेशा किसी नई चाल या गहरी जांच से पहले दिखाई देती है। वह धीरे से कहता है, चलो बिंदु की दुकान पर चलते हैं, वहीं बैठकर आराम से सोचेंगे। हो सकता है वहां से हमें कोई और सुराग मिल जाए। सब लोग चुपचाप एक दूसरे की ओर देखते हैं, फिर बिना कुछ बोले अपना अपना सामान संभालने लगते हैं। बैग कंधों पर टांगे जाते हैं, हथियार और जरूरी चीजें व्यवस्थित की जाती हैं। माहौल में एक अजीब सी गंभीरता घुल चुकी होती है, जैसे सबको अंदाजा हो कि आगे जो होने वाला है वह साधारण नहीं होगा। तभी शिवा रुककर सूर्या की ओर देखता है।
उसकी आवाज में कोई जल्दबाजी नहीं, बल्कि अनुभव से उपजी ठंडक होती है। सूर्या, वह कहता है, अपनी सोल मॉनिटरिंग मशीन भी साथ ले लो। सूर्या थोड़ा चौंकता है। उसके चेहरे पर हल्की मुस्कान आ जाती है, मानो उसे यह सलाह जरूरत से ज्यादा सतर्क लग रही हो। क्यों? वह सहज लहजे में पूछता है। हमारे पास तो खुद इतनी शक्तियां हैं, किसी भी पैरानॉर्मल घटना को हम बिना मशीन के ही समझ सकते हैं। एनर्जी फ्लो, डार्क ऑनरा, सब कुछ पकड़ सकते हैं। शिवा कुछ पल तक उसे देखता रहता है। उसकी आंखों में वही शांत गंभीरता होती है जो हमेशा किसी बड़े खतरे से पहले दिखती है। फिर वह धीमे लेकिन ठोस स्वर में बोलता है, यही तो बात है सूर्या, अगर हम अपनी शक्तियों का इस्तेमाल करेंगे तो हमारी ऊर्जा की हल्की सी भी लहर बाहर निकलेगी, और अगर यामिनी वही है जिसका हमें शक है तो वह तुरंत सतर्क हो जाएगी। वह एक पल रुकता है, मानो शब्दों का वजन सब तक पहुंचने देना चाहता हो। और अगर वह सतर्क हो गई, शिवा आगे कहता है, तो हमारे लिए कोई नई मुसीबत खड़ी हो सकती है, ऐसी मुसीबत जो अभी हमारी पकड़ से बाहर हो। भैरवी, जो पास खड़ी सब सुन रही होती है, समझदारी से सिर हिलाती है। मीनाक्षी की आंखों में भी सहमति झलकने लगती है। सूर्या की मुस्कान धीरे धीरे गंभीरता में बदल जाती है। वह समझ जाता है कि शिवा मजाक नहीं कर रहा। इसलिए शिवा अंत में कहता है, जितना हो सके सामान्य इंसान बनकर रहो। न ऊर्जा का प्रदर्शन, न शक्तियों का दिखावा, सिर्फ देखो, सुनो और समझो। सूर्या बिना बहस किए हल्के से सिर हिलाता है। ठीक है, वह कहता है, सोल मॉनिटरिंग मशीन साथ रहेगी। अब फैसला हो चुका होता है। सब लोग एक एक करके बाहर की ओर बढ़ते हैं। कोठी का दरवाजा उनके पीछे बंद होता है और वे बिंदु की दुकान की दिशा में चल पड़ते हैं। तभी शिवा रुककर आसपास एक नजर डालते हुए बेहद संयमित लेकिन सख्त आवाज में कहता है, वीर, तुम मछली बाजार जाओ और यामिनी पर नजर रखो। हो सकता है वहीं से हमें कोई सुराग मिल जाए। शिवा की आंखों में इस बार आदेश से ज्यादा सतर्कता थी। वह किसी अनजाने खतरे को पहले ही महसूस कर चुका था, बस उसे नाम नहीं दे पा रहा था। वीर उसकी आंखों की भाषा समझता था। वह बिना कोई सवाल किए हल्का सा मुस्कुराता है और कहता है, ठीक है शिवा भाई, अगर कुछ भी अजीब लगा तो तुरंत खबर दूंगा। यह कहकर वह तेज कदमों से मछली बाजार की तरफ बढ़ जाता है, मानो हर आहट को अपने भीतर दर्ज करता हुआ। इधर शिवा, भैरवी और गेंडा स्वामी बिंदु की दुकान की ओर चल पड़ते हैं। रास्ता शांत है, लेकिन यह शांति असहज है। हवा में समुद्र की नमी के साथ किसी पुराने रहस्य की गंध घुली हुई लगती है। पेड़ों की पत्तियां बिना हवा के भी हिलती हुई प्रतीत होती हैं, जैसे कुछ देख रही हों। कुछ देर चुपचाप चलने के बाद गेंडा स्वामी का मन आखिरकार सवालों से भर जाता है। वह भैरवी की ओर देखता है और धीमी आवाज में कहता है, भाभी, एक बात पूछूं? भैरवी सिर हिलाती है। पूछो। गेंडा स्वामी थोड़ा झिझकते हुए बोलता है, मुझे समझ नहीं आ रहा कि शिवा भाई इतने सतर्क कब से हो गए। जब से वो कोमा से बाहर आए हैं, उनमें बहुत बदलाव दिखता है। 10 साल पहले तो वो बिल्कुल अलग थे, बिना सोचे समझे सीधा खतरे में कूद पड़ते थे, जैसे डर नाम की कोई चीज ही ना हो। भैरवी कुछ पल चुप रहती है। उसके कदम धीमे पड़ जाते हैं। वह सामने चलते शिवा को देखती है, वही शिवा जिसकी पीठ कभी लापरवाही से भरी रहती थी, और आज उसी पीठ पर पूरी दुनिया का बोझ झुका हुआ लगता है। फिर वह शांत, गहरे और स्थिर स्वर में कहती है, यह बदलाव अचानक नहीं है, यह समय और अनुभव ने बनाया है। वह आगे बोलती है, पहले शिवा खतरों को मामूली समझता था। उसे लगता था कि हर समस्या का हल ताकत से निकल सकता है। लेकिन 10 साल पहले जब काल शिवा से उसका युद्ध हुआ था, उस दिन सिर्फ एक लड़ाई नहीं हुई थी। गेंडा स्वामी का चेहरा गंभीर हो जाता है। उस दिन शिवा ने पहली बार खुद को खोने के कगार पर देखा था। भैरवी कहती है, काल शिवा उसकी अपनी 7 बुराइयों से बना रूप था। वही डर, वही क्रोध, वही अहंकार, वही अधैर्य। उस युद्ध ने उसे दिखा दिया कि असली दुश्मन बाहर नहीं, भीतर भी हो सकता है। वह गहरी सांस लेती है। तभी से वह सतर्क हो गया। अब वह खतरों को छोटा नहीं, बड़ा मानता है। अब वह हर कदम सोच कर रखता है, क्योंकि वह जान चुका है कि एक छोटी सी गलती कितनी बड़ी कीमत वसूल सकती है। गेंडा स्वामी धीरे से पूछता है, लेकिन आपने कहा था
उसके मन में कोई बात है? भैरवी की आंखों में हल्की उदासी उतर आती है। हाँ, वह धीरे से कहती है, एक ऐसी बात जिसे वह किसी के सामने नहीं लाना चाहता। मैं उसे जानती हूं, लेकिन अभी नहीं बता सकती। उसने खुद मना किया है। शायद वह नहीं चाहता कि कोई और उसका वह बोझ उठाए। कुछ पल बाद वह खुद को संभालते हुए हल्की मुस्कान के साथ कहती है, वैसे यह अच्छा ही हुआ। शिवा अब सिर्फ एक योद्धा नहीं रहा। वह समझ चुका है कि वह एक प्रोटेक्टर है। लड़ना उसका काम है, लेकिन उससे भी बड़ा काम है लोगों को सुरक्षित रखना। गेंडा स्वामी सिर हिलाता है। शायद यही वजह है कि रेन भार्गव उस पर इतना भरोसा करते हैं। वह बुदबुदाता है। भैरवी मन ही मन एक अधूरा विचार दबा लेती है। रेन भार्गव का अगला उत्तराधिकारी। वह यह शब्द जुबान पर नहीं लाती, लेकिन उसके दिल में यह बात साफ है कि शिवा अब सिर्फ अपनी लड़ाइयों के लिए नहीं, आने वाले समय के लिए भी तैयार किया जा रहा है। तभी शिवा अचानक रुक जाता है। उसके कदम थमते हैं, लेकिन चेहरा अब भी शांत है। बिना पीछे मुड़े वह गेंडा स्वामी से नहीं, बल्कि सीधे उसके भीतर उठ रहे सवालों से बात करता हुआ बोलता है, जैसे उसके मन की हलचल उसे साफ सुनाई दे रही हो। ज्यादा मत सोचो गेंडा स्वामी, शिवा धीमी लेकिन स्थिर आवाज में कहता है। हर इंसान समय के साथ बदल जाता है। बदलाव कोई कमजोरी नहीं होता, बल्कि जरूरत बन जाता है। वह अब उनकी ओर मुड़ता है। उसकी आंखों में न घमंड है, न पछतावा, बस स्वीकार है। शुरुआत में मैं भी ऐसा ही था, अकेला, सीधा और हर चीज को टकराव से सुलझाने वाला। मुझे लगता था कि ताकत ही सब कुछ है। अगर भीतर आग है तो वही रास्ता दिखा देगी। वह हल्की सांस लेता है, मानो बीते वर्षों को एक पल में समेट रहा हो। लेकिन तुम लोगों के साथ रहते रहते मैं बदल गया। दोस्ती का मतलब समझा, भरोसे का मतलब समझा, और प्रेम। वे क्षण के लिए भैरवी की ओर देखता है। प्रेम ने मुझे इंसान बनाया। मुझे यह एहसास कराया कि हर युद्ध तलवार से नहीं लड़ा जाता। उसकी आवाज अब थोड़ी गहरी हो जाती है। फिर जो परिस्थितियां हाल के समय में घटीं, उन्होंने मुझे यह भी समझा दिया कि अगर मैं नहीं बदला तो बहुत कुछ खो सकता हूं। सिर्फ खुद को नहीं, बल्कि उन सबको भी जिनकी सुरक्षा मेरी जिम्मेदारी है। शिवा कुछ पल चुप रहता है। वह चुप्पी बोझिल नहीं होती, बल्कि विचारों से भरी होती है। फिर वह साफ शब्दों में कहता है, मैं सोचता खुशी मेहरा जैसा हूं। गेंडा स्वामी की भौहें हल्की सी उठ जाती हैं और प्रतिक्रिया शिवा की आंखों में एक स्थिर चमक उभर आती है। रैन भार्गव जैसी देता हूं। इस एक वाक्य में सब कुछ था। आग भी, नियंत्रण भी, आवेग भी, अनुशासन भी। गेंडा स्वामी कुछ नहीं कहता। कहने को कुछ बचता भी नहीं। वह बस सिर झुका लेता है, क्योंकि उसे समझ आ चुका था कि यह बदलाव डर से नहीं आया है। यह बदलाव जिम्मेदारी से पैदा हुआ है। तभी गेंडा स्वामी कुछ पल के लिए चुप हो जाता है। उसके कदम चलते रहते हैं, लेकिन मन जैसे कहीं और रुक गया हो। शिवा की कई बातें उसके भीतर गूंज रही होती हैं। वह मन ही मन गहराई से सोचता है और फिर धीरे धीरे उस सोच को शब्दों में ढालता है, जैसे खुद से ही बात कर रहा हो। मैं इतने समय से यहां रहकर इतना तो समझ ही गया हूं, गेंडा स्वामी मन में कहता है, कि खुशी मेहरा और रैन भार्गव दो बिल्कुल विपरीत शक्तियां हैं। एक नकारात्मक और दूसरी सकारात्मक। दोनों का स्वभाव, दोनों की सोच, दोनों का रास्ता एक दूसरे से बिल्कुल अलग है। उसके दिमाग में खुशी मेहरा की छवि उभरती है। खुशी मेहरा, वह सोचता है, चालाक, तेज दिमाग वाली, हर परिस्थिति को भांप लेने वाली। सामने क्या है, उससे पहले पीछे क्या चल रहा है, यह समझ लेने की क्षमता। हर चाल के पीछे दूसरी चाल छिपी होती है। वह हर सवाल का जवाब पहले ही अपने दिमाग में तैयार रखती है, ताकि अगर हालात पलटें भी तो वह कभी असहाय ना हो। फिर उसके विचारों में रैन भार्गव की छवि उभरती है, और दूसरी ओर रैन भार्गव, गेंडा स्वामी आगे सोचता है, जिनके चेहरे पर हमेशा हल्की सी मुस्कान रहती है। देखने वाले को लगता है कि सब कुछ सरल है, सहज है, लेकिन उसी मुस्कान के पीछे एक ऐसी गहरी गणना चल रही होती है जिसे हर कोई समझ नहीं पाता। वह प्रतिक्रिया देने से पहले हालात को तौलते हैं, लोगों को पढ़ते हैं, और फिर ऐसा निर्णय लेते हैं जो सबसे कम नुकसान और सबसे ज्यादा संतुलन लेकर आए। उसका दिल थोड़ा भारी हो जाता है। और शिवा भाई, वह खुद से कहता है, उन्होंने
इन दोनों के विचारों को अपने भीतर उतार लिया है। गैंडा स्वामी को अब बात साफ दिखने लगती है। शिवा में खुशी मेहरा की चतुराई भी है। परिस्थिति को पहले समझ लेना, खतरे को पहले महसूस कर लेना और जरूरत पड़ने पर कठोर फैसला लेने का साहस, और साथ ही रैन भार्गव की तरह संतुलन भी है। बिना शोर किए, बिना अहंकार दिखाए हर कदम सोच समझ कर उठाना। वह हल्की सी सांस छोड़ता है। शायद इसी वजह से शिवा अब पहले जैसा नहीं रहा। वह मन ही मन स्वीकार करता है। वह सिर्फ योद्धा नहीं रहा, वह गणक भी बन चुका है, रक्षक भी, और जरूरत पड़ने पर न्यायाधीश भी। तभी शिवा गैंडा स्वामी को आध्यात्मिक संदेश के माध्यम से कहता है, ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं है गैंडा स्वामी, तुम बेवकूफी भरी बातें करते हुए अच्छे लगते हो। इतना सोच विचार करना तुम पर शोभा नहीं देता। तुम अपनी जिंदगी में मस्त रहो। तभी वह अपने कुछ कदम पीछे लेता है और गैंडा स्वामी के कंधे पर हाथ रखकर अपने पुराने अंदाज में कहता है, चलो टाइम पास करते हुए बिंदु की दुकान तक चलते हैं। तभी दृश्य बदलता है और हमें वीर दिखाई देता है। वह मछली बाजार के एक कोने में खड़ा था, लेकिन उसकी निगाहें पूरे इलाके पर फैली हुई थीं। उसकी आंखों में कोई बेचैनी नहीं थी, बल्कि एक अनुभवी योद्धा की ठंडी सतर्कता थी। वह यूं ही नहीं देख रहा था, वह हर हलचल, हर सांस, हर ऊर्जा के उतार चढ़ाव को महसूस कर रहा था। उसकी दृष्टि इतनी बारीक थी कि किसी भी हमले की मंशा को वह उसके जन्म लेने से पहले ही भांप सकता था। वीर अपनी शक्तियों का बहुत हल्का प्रयोग कर रहा था, इतना हल्का कि आसपास खड़े किसी भी इंसान को उसका आभास तक न हो। वह लोगों के चेहरों, उनके चलने के ढंग, उनकी आंखों की हरकतों और उनके चारों ओर मौजूद ऊर्जा को स्कैन कर रहा था। समय बीतता गया। मछली बाजार की चहल पहल धीरे धीरे कम होने लगी, लेकिन वीर को कोई ठोस सुराग नहीं मिला। यामिनी पूरे सलीके से बिल्कुल एक आम गांव की औरत की तरह मछलियां बेच रही थी। उसके चेहरे पर न कोई घबराहट थी, न कोई अजीब हरकत। वह ग्राहकों से हंसकर बात करती, मछली तौलती, पैसे लेती और वापस टोकरियों में हाथ डाल लेती। बाहर से देखने पर वह पूरी तरह सामान्य लग रही थी। वीर हर चीज पर इतना ध्यान लगाए हुए था कि उसे अपने पीछे आते हुए शिवा और उसकी टोली की आहट तक महसूस हो गई। वह बिना पीछे मुड़े बेहद सहज स्वर में कहता है, शिवा भाई, कुछ सुराग मिले हैं। शिवा रुकता है और शांत आवाज में जवाब देता है, अच्छी बात है, चलो घर चलते हैं। शाम काफी हो चुकी है और मछली बाजार भी अब बंद हो रहा है। भैरवी आसपास नजर डालते हुए कहती है, लेकिन ये यामिनी अभी तक यहां क्यों है? शिवा हल्के से कहता है, शायद अपना सामान समेट रही होगी, चलो हम भी चलते हैं, दिन ढल चुका है। वे सभी वहां से निकल जाते हैं। उनके कदम धीरे धीरे बाजार से दूर होते चले जाते हैं, लेकिन उन्हें इस बात का जरा भी अंदाजा नहीं होता कि उनकी मौजूदगी की खबर पहले ही यामिनी तक पहुंच चुकी है। जैसे ही बाजार खाली होता है, यामिनी की आंखों में एक अजीब चमक उभर आती है। वह अपने मन में बुदबुदाती है, अब समय आ गया है, इन मुसाफिरों के बारे में जानना होगा। ये साधारण इंसान है या कोई शक्तिशाली योद्धा? वह अपने सिर से एक बाल तोड़ती है। वह बाल उसकी उंगलियों से गिरते ही हवा में मरोड़ खाने लगता है। कुछ ही पलों में वह बाल काले धुएं में बदलता है और फिर जमीन पर गिरते ही एक विशाल काले चीते का रूप ले लेता है। उसकी आंखें लाल चमक रही थीं और शरीर से काली ऊर्जा की लहरें निकल रही थीं। यामिनी ठंडी आवाज में आदेश देती है, जाओ और शिवाय पर हमला करो। काला चीता बिना एक पल गंवाए झाड़ियों की ओर कूद जाता है। वहीं दूसरी ओर यामिनी खुद तेज कदमों से ग्रेवयार्ड कोठी की दिशा में बढ़ जाती है। दृश्य फिर से शिवा और उसके साथियों पर आता है। वे आपस में बातें करते हुए आगे बढ़ रहे होते हैं। माहौल शांत है, लेकिन उस शांति के नीचे कुछ असहज सा छिपा हुआ है। अचानक झाड़ियों के बीच से एक काली परछाई निकलती है। काला चीता पूरी रफ्तार से छलांग लगाकर शिवाय पर हमला करने की कोशिश करता है। शिवाय तुरंत प्रतिक्रिया देता है। वह अपनी शक्ति को सक्रिय करने ही वाला होता है कि भैरवी उसका हाथ पकड़कर उसे रोक लेती है। अगले ही पल भैरवी एक कदम आगे बढ़ती है और पूरे संतुलन के साथ उस काले चीते को जोरदार थप्पड़ मारती है। थप्पड़ की आवाज हवा को चीरती हुई गूंजती है। काला चीता कई मीटर दूर उड़ते हुए झाड़ियों में जा गिरता है। वह जमीन पर तड़पता है, उठने की कोशिश करता है, लेकिन उसके पैरों में अब खड़े होने की ताकत तक नहीं बची होती।
ग्रेवयार्ड कोठी की ऊंची खिड़की से यह दृश्य देख रही यामिनी पूरी तरह चौंक जाती है। उसकी आंखें फैल जाती हैं और मन में हलचल मच जाती है। ये कैसे हो सकता है? भैरवी शारीरिक रूप से इतनी शक्तिशाली? वह खुद से कहती है। यह काम तो किसी सामान्य इंसान के लिए लगभग नामुमकिन है। उसका शक अब पहले से कहीं ज्यादा गहरा हो जाता है। ये लोग जो दिखते हैं शायद वो हैं नहीं, वह मन ही मन सोचती है। लेकिन तभी उसकी नजर शिवा पर पड़ती है, जो ग्रेवयार्ड कोठी की ओर देख रहा होता है। उसकी आंखों में कोई आक्रामकता नहीं, बल्कि गहरी समझ और शांत चेतावनी होती है। यह देखते ही यामिनी का दिल तेजी से धड़कने लगता है। वह बिना एक पल गंवाए कोठी के अंदर चली जाती है और दरवाजा धीरे से बंद कर लेती है। अंधेरे के भीतर खड़ी यामिनी अब पूरी तरह निश्चित हो चुकी होती है कि यह मुसाफिर साधारण नहीं है, और यही एहसास आने वाले समय को और भी खतरनाक बनाने वाला था। तभी सभी लोग ग्रेवयार्ड कोठी के अंदर प्रवेश करते हैं। कोठी की मोटी पत्थर की दीवारों और ऊंचे दरवाजे के बीच दहलीज पर यामिनी खड़ी दिखाई देती है। उसके चेहरे पर हल्की मुस्कान है, लेकिन आंखों में कुछ छुपा हुआ सा भाव भी। जैसे ही उसकी नजर शिवा पर पड़ती है, वह हल्के व्यंग्य और आत्मविश्वास के साथ कहती है, तो कैसा लगा हमारा गांव शहरी बाबू? शिवा बिना झिझक उसी अंदाज में हल्की हंसी के साथ जवाब देता है, काफी अच्छा है, लेकिन थोड़ा खतरनाक भी। शिवा के ये शब्द सुनते ही यामिनी के चेहरे के भाव एक पल के लिए बदल जाते हैं। उसकी आंखों में हल्की घबराहट झलक जाती है। उसके मन में यह ख्याल आता है कि कहीं ना कहीं उसकी कोई चाल पकड़ ली गई है। शिवा उसकी आंखों में सीधे देखते हुए बिना आवाज ऊंची किए शांत लेकिन गहरे स्वर में कहता है, ये गांव जितना सीधा दिखता है उतना है नहीं। इतना सुनते ही यामिनी समझ जाती है कि वह अपने ही खेल में फंसती जा रही है। शिवा को बहुत कुछ समझ में आ चुका है, भले ही वह खुलकर कुछ न कह रहा हो। माहौल अचानक थोड़ा भारी हो जाता है। तभी वीर बात को हल्का करने के इरादे से बोल उठता है, इन सब बातों को छोड़ो, मुझे तो बहुत भूख लग रही है। वीर की बात सुनकर बाकी सब भी हामी भरते हैं। माहौल बदलता देख यामिनी तुरंत बात घुमा देती है और मुस्कुराकर कहती है, तो चलिए, मैंने आप सभी के लिए फ्राइड फिश बनाई है, आप लोग खा लीजिए। इसके बाद सभी लोग खाना खाते हैं और धीरे धीरे थकान के कारण अपने अपने कमरों में जाकर आराम करने लगते हैं। ऐसे ही 2 दिन बीत जाते हैं। बाहर से सब कुछ सामान्य लगता है, लेकिन भीतर कहीं एक अनजाना तनाव लगातार बना रहता है। तीसरे दिन की रात होती है। ग्रेवयार्ड कोठी पूरी तरह शांत है। तभी जब शिवाय गहरी नींद में होता है, उसे दूर से किसी लड़की के गाने की आवाज सुनाई देती है। वह आवाज बेहद मधुर और आकर्षक होती है। शिवाय उस गाने को शांति से सुनता है। जाने क्यों वह आवाज उसे अपनी ओर खींचने लगती है। गाने को सुनते सुनते शिवाय अनजाने में उठकर ग्रेवयार्ड कोठी से बाहर आ जाता है। बाहर हल्की चांदनी फैली हुई है। तभी उसकी नजर कुएं की ओर जाती है। कुएं के ऊपर यामिनी बैठी दिखाई देती है। उसे देखकर शिवाय एक पल के लिए चौंक जाता है, लेकिन फिर बिना ज्यादा सोचे समझे वह उसके पास जाकर बैठ जाता है। दोनों आपस में बातचीत करने लगते हैं। बातें सामान्य होती हैं, जैसे वर्षों से एक दूसरे को जानते हो। यामिनी की मौजूदगी शिवाय को अजीब तरह से अच्छी लग रही होती है। उसका स्वर, उसकी आंखें, उसका पास होना, सब कुछ उसे सुकून दे रहा होता है। कुछ देर बाद यामिनी उसे मछली खाने को देती है। शिवाय बिना किसी संदेह के उसे स्वाद लेकर खा लेता है, लेकिन थोड़ी ही देर में उसे चक्कर आने लगते हैं। उसकी आंखें भारी होने लगती हैं और वह धीरे धीरे मदहोशी में डूबने लगता है। उसी हालत में यामिनी उसके कपड़ों की ओर बढ़ती है और कामुक होकर उसकी शर्ट उतारने लगती है। तभी अचानक तेज हवा चलती है। उसी पल एक तेज रोशनी की किरण आकर यामिनी से टकराती है और वह कुछ दूरी पर जा गिरती है। अचानक भैरवी प्रकट होती है। भैरवी को सामने देखकर यामिनी हैरान रह जाती है। इससे पहले कि वह कुछ समझ पाती, उसी क्षण शिवा, वीर और बाकी सभी लोग भी वहां पहुंच जाते हैं और उसे चारों ओर से घेर लेते हैं। शिवा के होंठों पर हल्की सी क्रूर मुस्कान फैल जाती है। उसकी आंखों में आत्मविश्वास और विजय का भाव साफ झलकता है। वह ठहाका लगाते हुए कहता है, आखिरकार यक्षिणी हमारे जाल में फंस ही गई। उसकी आवाज में न घमंड था न जल्दबाजी, बल्कि पहले से तय की गई जीत का ठंडा यकीन था।
शिवा के बगल में खड़ी भैरवी एक कदम आगे बढ़ती है। उसके चेहरे पर भी वही निडर मुस्कान थी, जैसे सब कुछ उसकी योजना के अनुसार ही हो रहा हो। वह शांत लेकिन तीखे स्वर में कहती है, तुमने बिल्कुल सही कहा शिवा। यामिनी ने कभी सोचा ही नहीं था कि शिकार वही बन जाएगी। यामिनी की आंखें संकुचित हो जाती हैं। उसके चेहरे पर क्षण भर के लिए असमंजस उभरता है, फिर वह व्यंग्य से हंस पड़ती है। तो यही था तुम्हारा खेल। वह तिरस्कार से कहती है, मतलब तुम दोनों ने अपने ही बच्चे को चारे की तरह इस्तेमाल किया। यह सुनते ही भैरवी जोर से हंस पड़ती है। उसकी हंसी में कोई ममता नहीं, बल्कि योद्धा की निर्ममता थी। वह यामिनी की आंखों में सीधा देखते हुए कहती है, तुम्हें क्या लगा कि तुमने शिवाय को फंसाया है? नहीं यक्षिणी, असल में शिवाय ने तुम्हें फंसाया है। यामिनी पल भर के लिए चुप हो जाती है, फिर उसके होंठों पर एक खौफनाक मुस्कान उभर आती है। वह धीमी जहरीली आवाज में कहती है, बहुत आत्मविश्वास है तुम्हें, लेकिन एक बात भूल रही हो। वह आगे बढ़कर शिवाय की ओर देखती है और ठंडी हंसी हंसते हुए कहती है, तुम्हारे बेटे के शरीर में मैंने एक भयानक जहर इंजेक्ट किया है। अगर उसने मेरे साथ संभोग नहीं किया तो कुछ ही समय में उसकी मृत्यु निश्चित है। हवा में सन्नाटा छा जाता है, लेकिन भैरवी के चेहरे पर न डर था न घबराहट। वह उल्टा और जोर से हंसती है और आत्मविश्वास से कहती है, बेटा शिवाय, नॉर्मल हो जाओ। शिवाय बिना कुछ बोले आंखें बंद कर लेता है। उसका शरीर स्थिर हो जाता है। अगले ही क्षण उसके भीतर से ऊर्जा का प्रचंड विस्फोट होता है। एक भयानक चमकदार किरण उसके शरीर से बाहर फूट पड़ती है, मानो कोई दिव्य शक्ति जाग चुकी हो। पूरा वातावरण कंपन करने लगता है। यामिनी पीछे हट जाती है। उसकी आंखों में पहली बार भय साफ दिखाई देता है। वह बुदबुदाती है, यह असंभव है। कुछ ही पलों में शिवाय के शरीर से वह ऊर्जा शांत हो जाती है। उसकी सांसें सामान्य हो जाती हैं। जहर का नामो निशान तक नहीं रहता। शिवाय आंखें खोलता है। वह पूरी तरह सामान्य था। तभी शिवा आगे बढ़ता है और गंभीर स्वर में कहता है, शिवाय को नागराज खारभूषण का वरदान प्राप्त है। उसके शरीर पर किसी भी प्रकार का जहर, विष या अभिशाप असर नहीं करता। यामिनी स्तब्ध रह जाती है। उसका सारा आत्मविश्वास चूर चूर हो चुका था। वह धीमी आवाज में कहती है, तो इसका मतलब तुम सब साधारण इंसान नहीं हो, तुम सब दिव्य योद्धा हो। शिवा की आंखों में अग्नि सी चमक आ जाती है। वह गर्व और अधिकार के साथ कहता है, हां, मैं हूं महायोद्धा शिवा, और ये सभी सूर्य महल के योद्धा हैं। उसके शब्दों के साथ ही यामिनी को पहली बार एहसास होता है कि वह किसी जाल में नहीं, बल्कि युद्ध भूमि में आ चुकी है। यक्षिणी की चीख जैसे पूरी ग्रेवयार्ड कोठी की दीवारों से टकराकर लौट आती है। उसकी आवाज में अब सिर्फ क्रोध नहीं, बल्कि अपमान और हार का डर भी घुल चुका होता है। हवा भारी हो जाती है। वातावरण में एक अजीब सी सिहरन दौड़ जाती है। तुमने मेरे साथ धोखा किया है, वह दहाड़ते हुए चिल्लाती है। मैं तुम्हें कभी नहीं छोड़ूंगी। उसके शब्दों के साथ ही चारों दिशाओं से नकारात्मक तरंगें उठने लगती हैं। जमीन पर पड़ी सूखी पत्तियां तक उड़कर बिखर जाती हैं। वह पूरी शक्ति से शिवाय पर हमला करती है, मानो उसे उसी क्षण मिटा देना चाहती हो। लेकिन शिवाय स्थिर खड़ा रहता है। उसके चेहरे पर न डर है न घबराहट। वह आंखें बंद करता है और अपने भीतर बहती दिव्य चेतना को स्पर्श करता है। अगले ही पल उसके चारों ओर ऊर्जा का घेरा बन जाता है। पीछे से आकाश फटता हुआ प्रतीत होता है। पंचमुखी दिव्य नाग की विशाल छवि प्रकट होती है। पांचों मुख अलग अलग दिशाओं में, आंखों में अनंत ज्ञान और काल का तेज। उसकी देह से निकलती दिव्य आभा पूरे क्षेत्र को प्रकाश से भर देती है। यक्षिणी की नकारात्मक तरंगें उस छवि से टकराते ही छिन्न भिन्न हो जाती हैं, जैसे अंधकार को प्रकाश निगल गया हो। कुछ ही क्षणों में हमला पूरी तरह नष्ट हो जाता है। यक्षिणी की सांस अटक जाती है। उसकी आंखों में पहली बार भय उतरता है। उसी क्षण भैरवी की आवाज गूंजती है, शांत लेकिन अडिग, रुक जाओ शिवाय, इस युद्ध में तुम्हें आगे नहीं बढ़ना है। शिवाय का शरीर अभी भी ऊर्जा से भरा होता है। वह एक पल के लिए मां की ओर देखता है, फिर धीरे धीरे अपनी शक्ति को समेट लेता है। पंचमुखी नाग की छवि प्रकाश में बदलकर विलीन हो जाती है। अब मैदान में केवल दो शक्तियां आमने सामने खड़ी होती हैं। भैरवी एक कदम आगे बढ़ती है। उसके बढ़ते ही धरती स्थिर हो जाती है, जैसे स्वयं प्रकृति उसके आदेश की प्रतीक्षा कर रही हो। उसके शरीर से दिव्य ऊर्जा बाहर निकलने लगती है।
हवा में कंपन पैदा हो जाता है। यक्षिणी के हाथ पैर कांपने लगते हैं। वह खुद को संभालने की कोशिश करती है, लेकिन भीतर कहीं टूट चुकी होती है। फिर भी वे हार नहीं मानती। वह जल शक्ति को पुकारती है। आसपास का पानी उठकर विशाल लहरों का रूप ले लेता है और पूरी गति से भैरवी की ओर बढ़ता है। पानी की गर्जना कोठी की दीवारों को हिला देती है, लेकिन भैरवी के माथे पर उसी क्षण दिव्य ज्योति प्रकट होती है। जैसे ही उसकी किरणें पानी से टकराती हैं, लहरें सिसकती हुई भाप में बदल जाती हैं। पूरा क्षेत्र धुएं से भर जाता है, लेकिन भैरवी वहां शांत खड़ी रहती है। यक्षिणी पीछे हटती है। अब उसके भीतर घबराहट साफ दिखाई देने लगती है। हताशा में वह अग्नि शक्ति का प्रयोग करती है। आग के गोले बनते हैं, एक के बाद एक भैरवी की ओर फेंके जाते हैं। लपटें आकाश तक उठ जाती हैं, लेकिन भैरवी पर उनका कोई असर नहीं होता। वह ऐसे खड़ी होती है जैसे सामने कोई खतरनाक शक्ति नहीं, बल्कि कोई भ्रम में जीती हुई आत्मा हो। भैरवी हल्की मुस्कान के साथ कहती है, क्या बस इतनी ही शक्ति है तुम्हारे पास, यक्षिणी? ये शब्द यक्षिणी के आत्मविश्वास को पूरी तरह तोड़ देते हैं। तभी भैरवी अपनी अष्ट नव दुर्गा शक्तियों का आह्वान करती है। उसके पीछे आकाश में 18 यक्षिणियों की दिव्य छायाएं प्रकट होती हैं। हर छाया अलग शक्ति का प्रतीक, हर आंख में प्रलय की झलक। पूरा वातावरण स्तब्ध हो जाता है। यामिनी कांप उठती है। वह जानती थी कि वह कामेश्वरी यक्षिणी है, सबसे शक्तिशाली, लेकिन इस शक्ति के सामने उसकी पहचान मिटती जा रही थी। अचानक भैरवी की आंखों से दिव्य अग्नि फूट पड़ती है। वह अग्नि सीधी जाकर कामेश्वरी यक्षिणी से टकराती है। यक्षिणी की चीख गूंज उठती है। उसका शरीर जल रहा होता है, आत्मा तक झुलस रही होती है। वह घुटनों के बल झुकने लगती है। पहली बार उसे अपनी हार का पूर्ण आभास होता है। जैसे ही कामेश्वरी यक्षिणी की दृष्टि भैरवी पर टिकती है, उसी क्षण उसके भीतर चल रही सारी पीड़ा मानो ठहर जाती है। अभी तक जो जलन उसकी नसों में दौड़ रही थी, जो आग उसकी आत्मा को जला रही थी, वह सब एक गहरी शांति में बदलने लगती है। उसे ऐसा प्रतीत होता है मानो उसके सामने कोई साधारण योद्धा नहीं, बल्कि स्वयं सृष्टि की मूल चेतना, देवी आदिशक्ति साक्षात खड़ी हो। उस एक पल में उसका अहंकार, उसका क्रोध, उसकी चतुराई सब बिखर जाते हैं। कामेश्वरी यक्षिणी अब युद्ध के बारे में नहीं सोच रही थी। उसके मन में बस एक ही भाव रह गया था, स्वीकृति। वह जान चुकी थी कि श्राप के नियम को तोड़ने का परिणाम क्या होता है। वर्षों तक जिस यौवन को उसने पकड़ कर रखा था, अब वही उससे छिनने लगा था। उसकी त्वचा पर झुर्रियां उभरने लगी, देह का तेज मध्यम पड़ने लगा और उसका शरीर धीरे धीरे उस भयावह डायन के रूप में ढलने लगा जिससे वह सदियों से डरती आई थी। फिर भी इस बार उसके मन में कोई पश्चाताप नहीं था, कोई चीख नहीं, कोई विरोध नहीं। वह समझ चुकी थी कि उसका संघर्ष अब समाप्त हो चुका है। उसका अंत सामने खड़ा था और वह उसे स्वीकार कर चुकी थी। लेकिन तभी वातावरण में कुछ बदलने लगता है। जो दिव्य अग्नि अब तक उसे चारों ओर से घेरे हुए थी, वह अचानक शांत होने लगती है। लपटें बुझने लगती हैं। हवा में फैली तपिश ठंडी पड़ने लगती है, जैसे किसी ने समय को रोक दिया हो। कामेश्वरी यक्षिणी हैरानी से अपने हाथों की ओर देखती है। उसका शरीर बूढ़ा होना बंद हो चुका था। वह कांपते कदमों से आगे बढ़ती है और भैरवी के सामने घुटनों के बल झुक जाती है। उसका सिर धीरे धीरे भैरवी के चरणों की ओर झुक जाता है। उसकी आंखों से आंसू बह रहे होते हैं, पर वे आंसू डर के नहीं, बल्कि मुक्ति के होते हैं। आज उसकी आवाज भारी हो जाती है। आज मुझे स्वयं संसार की आदि शक्ति के दर्शन हुए हैं। उस क्षण वहां उपस्थित हर व्यक्ति को ऐसा लगता है जैसे समय थम गया हो। और तभी एक बार फिर कुछ ऐसा होता है जिसकी किसी ने कल्पना भी नहीं की थी। भैरवी शांत भाव से अपनी आंखें बंद करती है। न कोई मंत्रोच्चार, न कोई गर्जना, बस एक दिव्य कंपन पूरे वातावरण में फैल जाता है। उस कंपन के साथ कामेश्वरी यक्षिणी के शरीर में परिवर्तन शुरू हो जाता है। उसकी झुर्रियां धीरे धीरे मिटने लगती हैं। थकी हुई देह में फिर से ऊर्जा लौट आती है। उसके बालों में फिर से चमक आ जाती है और उसका चेहरा एक बार फिर युवा, तेज से भर उठता है। कुछ ही पलों में वह फिर से जवान हो चुकी होती है। तो अब आगे क्या होगा? क्या भैरवी यक्षिणी के श्राप की जड़ तक पहुंच पाएगी, या यह श्राप किसी और भी गहरे रहस्य से जुड़ा है? क्या कामेश्वरी यक्षिणी को सच में मुक्ति मिलेगी, या यह केवल एक नई परीक्षा की शुरुआत है? और जिस शक्ति ने एक देवी को डायन बनने पर मजबूर किया, उसका असली स्रोत क्या है? इन सभी सवालों के जवाब और यक्षिणी के श्राप की पूरी कहानी जानने के लिए
सुनते रहिए महायोद्धा शिवा।